आज ईरान और अमेरिका के बीच जो टकराव की आग दिखाई दे रही है वो अचानक नहीं भड़की है। इसकी चिंगारी 100 साल पहले पर्शिया से शुरू हुई थी। पहले शाहों की सत्ता को लेकर तनाव, फिर विदेशी दखल, फिर तेल की राजनीति और फिर 1979 में इस्लामिक क्रांति। आज जो जंग की भाषा सुनाई दे रही है उसकी जड़ें इसी इतिहास में दबी हुई। आज ईरान और अमेरिका के बीच जंग का जो माहौल देख रहे हैं उसकी जड़ें सिर्फ आज की राजनीति में नहीं है, बल्कि बीते 100 साल के अंदर उठे उन तूफानों में छुपी हैं, जिन्होंने ईरान की तस्वीर ही बदल दी। 20वीं सदी की शुरुआत में ईरान का नाम पर्शिया हुआ करता था। पर्शिया पर काजार राजवंश का शासन था। इतिहासकारों के मुताबिक काजार राजवंश एक कमजोर और भ्रष्ट शाही सत्ता थी, जिस पर विदेशी ताकतों की छाया और छाप नजर आती थी। रूस और ब्रिटेन ईरान की राजनीति में सीधा दखल दे रहे थे। जनता महंगाई, गरीबी और अन्याय से त्रस्त थी। लोगों ने विद्रोह किया तो 1906 में देश में पहली बार संवैधानिक क्रांति हुई और संसद बनी। जनता को लगा अब ईरान में लोकतंत्र जड़ें जमाएगा, लेकिन काजार शाह की कमजोर नेतृत्व क्षमता ने देश को और अस्थिर कर दिया। काजार जो थे, जिनको काजार भी कहा जाता है, वो एक पूरी मोनार्की थी और वो तकरीबन उनकी हुकूमत ईरान में 200 साल तक रही। और ये एक तरह से कई लिहाज से ट्रांजिएंट फेज भी था ईरान में, जो मिडिवल एज से एक ट्रांजिशन हो रहा था मॉडर्न पीरियड की तरफ। और उसमें हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशनल मूवमेंट चला और उस मूवमेंट के नतीजे में काचारी वंश जो था उसका जवाल हुआ। ईरान में तख्ता पलट की कहानी शुरू होती है 1921 से। सेना के एक तेज तर्रार अधिकारी रेजा खान ने तख्ता पलट किया। पहले प्रधानमंत्री बने, फिर 1925 में खुद को शाह घोषित कर दिया। यहीं से शुरू हुआ पर्शिया में पहलवी राजवंश। साल 1935 में शाह ने पर्शिया का नाम बदलकर ईरान कर दिया। रेजा शाह जब तक शासन में रहे, ईरान में पश्चिमी मॉडल पर सुधार लागू किए गए, शिक्षा व्यवस्था बदली और महिलाओं को काम करने की आजादी दी गई। लेकिन उसी दौरान दुनिया भर में दूसरे विश्व युद्ध का खतरा मंडराने लगा। ईरान को जर्मनी और ब्रिटेन में से एक को चुनना था। ईरान ने जर्मनी को चुना और ब्रिटेन ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हमला कर दिया। रेजा शाह को जबरन सत्ता छोड़नी पड़ी और देश छोड़कर भागना पड़ा। अब गद्दी संभाली उनके बेटे मोहम्मद रेजा पहलवी ने। युवा शाह के सामने चुनौतियों का अंबार था। देश के अंदर उठती राजनीतिक बेचैनी, धार्मिक नेताओं का बढ़ता प्रभाव और अमेरिका ब्रिटेन जैसे बाहरी दबाव। ये जो थे रेजा शाह पहलवी, तो ये एक आर्मी ऑफिसर थे बुनियादी तौर पे, और कुछ लोगों की मदद से, जिसमें एक तबाई थे और ये सब, और फिर फाइनली इनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। फिर कुछ दिनों में इन्होंने 1-2 साल के अंदर 1921 के आसपास खुद को इन्होंने राजा घोषित कर दिया। दूसरी तरफ ये था कि वो कमाल अतातुर्क से बहुत मुतासिर थे, उनसे बहुत इन्फ्लुएंस थे। और कमाल अतातुर्क जो थे वो मॉडर्नाइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन ला रहे थे टर्की में। वही उसी तर्ज पे रेजा शाह ने शुरू किया। यही दौर था जब दुनिया में तेल की राजनीति ईरान में गहराई से जड़ें जमाने लगी। ब्रिटिश कंपनियां ईरान के तेल संसाधनों पर हावी हो गई। लेकिन 1950 का दशक उनके लिए चुनौतियों से भरा रहा। मोहम्मद मोसादिक के साथ सत्ता संघर्ष शुरू हुआ। 1951 में वो ईरान के पीएम बन गए।
शाह को भी देश छोड़कर भागना पड़ा। पीएम बनने के बाद मोसादिक ने ऐलान कर दिया, अब ईरान का तेल ईरान का ही रहेगा। लेकिन 1953 में अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर मोसादिक का तख्ता पलट कर दिया। एक बार फिर से मोहम्मद रेजा पहलवी की सत्ता वापसी कराई गई। यही वो पल था जिसने अमेरिका और ईरान के रिश्तों की बुनियाद में हमेशा के लिए शक, नाराजगी और गुस्से का बीज बो दिया। शाह मोहम्मद रजा पहलवी ने पश्चिमी देशों के सहयोग से तेजी से आधुनिकीकरण की कोशिश की। एक तरफ ईरानी तेल का दोहन शुरू हुआ तो दूसरी ओर महिलाएं सड़कों पर बिना पर्दे के निकलने लगी। सिनेमा, फैशन और नई जीवन शैली तेजी से बढ़ी। लेकिन लगातार तेल के दोहन से ईरान की अर्थव्यवस्था कमजोर होने लगी। जनता में असंतोष बढ़ने लगा। उन्नीस 1963 में ईरान में सफेद क्रांति की शुरुआत हुई। इसमें ईरान के आधुनिकीकरण की बात कही गई। शाह मोहम्मद रजा पहलवी धर्म और शासन को अलग रखने की बात करते थे। हिजाब के विरोधी भी थे, इसीलिए धार्मिक नेताओं के निशाने पर रहने लगे। इन्हीं धार्मिक नेताओं में से एक थे आयतुल्लाह रूहानी खोमैनी। आयतुल्लाह रूहुल्लाह खोमैनी शाह की नीतियों के खिलाफ झंडा बुलंद कर रहे थे। लेकिन इससे पहले कि ईरान में कुछ बदल पाता, अमेरिका के हस्तक्षेप के बाद खोमैनी को देश से बाहर कर दिया गया। लेकिन देश के अंदर शाह के खिलाफ माहौल बनता गया। इस आग में तेल का काम किया शाह की एक पार्टी ने। 1971 में पर्शियन साम्राज्य की 2500वीं सालगिरह पड़ रही थी। शाह ने तय किया कि ऐसा भव्य जलसा कराएंगे कि पूरी दुनिया देखती रह जाएगी। दुनिया भर से तेल खरीदारों को बुलाया गया। 50 के आसपास शामियाने तैयार किए गए। शामियाने में इतना रेशम लगा था कि जमीन पर फैला दें तो 37 किलोमीटर तक पहुंच जाए। 10,000 पेड़ लगाए गए, जिनमें चहचहाने के लिए 50,000 गौरैया यूरोप से लाई गई। टाइम मैगजीन ने लिखा, ये दुनिया की सबसे आलीशान पार्टी है। टाइम मैगजीन ने इस पार्टी पर हुए कुल खर्चे की रकम $100 मिलियन बताई। गिनीज बुक में रिकॉर्ड दर्ज हुआ। अखबारों में खबर छपने लगा कि देश भूखा है और शाह अपने दोस्तों के साथ दावत उड़ा रहे हैं। जलसे की खबर जैसे जैसे फैली, जनता में शाह के खिलाफ गुस्सा बढ़ता चला गया और इस बार अमेरिका और ब्रिटेन भी लाचार नजर आए। फरवरी 1979 में खोमैनी 14 साल बाद देश वापस लौटे। देश लौटते ही उन्होंने जनमत संग्रह करवाया और इस्लामी गणतंत्र की स्थापना की। उन्होंने खुद को सुप्रीम लीडर घोषित किया और बन गए आयतुल्लाह रूहुल्लाह खोमैनी। और खोमैनी के वापस लौटते ही ईरान और अमेरिका की दुश्मनी की नींव पड़ गई। दरअसल 1989 में ईरान में आयतुल्लाह रूहुल्लाह खोमैनी के नेतृत्व में शाह की सरकार गिरा दी गई थी। शाह अमेरिका का समर्थक था और इलाज के लिए जब उसे अमेरिका ने अपने यहाँ शरण दी तो ईरान में गुस्सा भड़क उठा। इसी गुस्से में 4 नवंबर 1989 को ईरान के क्रांतिकारी छात्रों ने तेहरान में मौजूद अमेरिकी दूतावास पर हमला कर दिया। छात्रों ने वहां मौजूद 52 अमेरिकी राजनयिकों और कर्मचारियों को बंधक बना लिया। इन लोगों को करीब 444 दिनों तक कैद में रखा गया। ईरान का आरोप था कि अमेरिका शाह को बचाने और फिर से सत्ता में लाने की साजिश कर रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने इन्हें छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम हो गए। आखिरकार 20 जनवरी 1981 को जब रोनाल्ड रीगन अमेरिका के राष्ट्रपति बने, तब जाकर ये बंधक रिहा हुए। इस घटना के बाद ही ईरान और अमेरिका की दुश्मनी खुलकर सामने आई, जो आज तक खत्म नहीं हुई।